हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत खास होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि रिकवरी प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तमाम सवाल आप लोगों के आते हैं। अक्सर लोग कमेंट में लिखते हैं कि मेरा इतना पैसा चला गया, अब मैं क्या करूं। लोगों को पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। आपने तमाम विज्ञापन देखे होंगे, हमने भी कहा है और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ने भी कहा है कि जब भी आपके साथ कोई साइबर अपराध हो जाता है तो आप सही समय पर 1930 पर कॉल करें या फिर साइबर क्राइम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। यहां तक हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती है। बहुत कम जगह पर लोगों ने ऐसी बातें की है कि कंप्लेंट करने के बाद क्या होने वाला है, और यही एक डर है जिसकी वजह से लोग साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अपनी बात वहां तक नहीं रखते, बजाय इसके कि वो इंस्टाग्राम पे लोगों से जवाब मांगते हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स या अदर सोर्सेज पे जाकर के कमेंट लिख करके जवाब की उम्मीद करते हैं। शुरू में मैं हर कमेंट का जवाब देता था, लेकिन अब व्यस्तता ज्यादा है और कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको शुरू से अंत तक आपके साथ क्या होने वाला है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। तो चरणबद्ध तरीके में हम बात करेंगे। जो बातें मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताता हूं, जब आप मुझे इंस्टाग्राम में अप्रोच करते हैं, वही बातें कमोबेश में यहाँ बताने वाला हूं आपको। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक होता है प्रोसेस, कि प्रोसेस के हिसाब से चलना, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है ना? तो दोनों तरीके से दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूं आपको, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पैसों का नुकसान हो जाता है और आप आकर के यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं वो आपको कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मेरा पैसा तो रिकवर हो गया, इस बंदे ने रिकवर कर दिया, और उसके बाद वो एक इंस्टाग्राम की आईडी वहां पर पोस्ट कर देते हैं। मेरे चैनल्स पे उनकी नहीं चलती, क्योंकि मैंने अपने कमेंट्स को जो है मॉडरेट करके रखा हुआ है। यानी कि आप कुछ भी लिखते हैं तो पहले वो मैं पढ़ता हूं या फिर मेरे ऑफिस में से कोई पढ़ता है और उसको अप्रूव करता है, और उसके बाद ही उसका कोई रिप्लाई दिया जाता है, या कई बार रिप्लाई नहीं भी दे पाते। तो अब क्या होता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपने मेरा वीडियो देखा, उसके साथ आप दूसरे चैनल्स पे भी वीडियो देखते हैं, या बहुत सारे आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं जो कि वेबसाइट्स में होंगे, वहां पर भी आप जाके आर्टिकल्स पढ़ते हैं और वहां पर भी आप जाकर के अपना कमेंट छोड़ करके आ जाते हैं। अब जिन वेबसाइट या जिन यूट्यूब चैनल्स ने अपने कमेंट सेक्शन को मॉडरेट नहीं किया होता है, उनके यहाँ पर ये कमेंट्स बिना किसी रोक टोक के लाइव हो जाते हैं, और यहाँ से विक्टिम के दोबारा ठगे जाने का जो है रास्ता खुल जाता है। मेरे नाम पर भी बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल बने हुए हैं जिनकी मेरे चैनल पर नहीं चलती, लेकिन वो दूसरे चैनलों पर जाकर के जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स जो कि अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ मीडिया हाउसेस भी, वहां पर भी आप कमेंट्स में देखेंगे तो इस तरह के कमेंट्स की भरमार है, और हजारों में इस तरह के स्पैमर्स के कमेंट्स वहां भरे हुए हैं, और उनमें से एक कमेंट मेरे नाम से भी चलता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये मेरे नाम से बने हुए हैं। दरअसल यूट्यूब पर कोई भी किसी भी नाम से चैनल बना सकता है, लेकिन यूजर नेम यूनिक होता है। अगर आप गौर करेंगे तो ये यूजर नेम मेरे नहीं है, सिर्फ मेरा फोटो और मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया है। मैंने रिपोर्ट भी किया है, बट चूंकि इन लोगों ने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। अब ये स्कैमर क्या करते हैं, दूसरे चैनल्स पे जाते हैं, वहां बोलते हैं हमसे टेलीग्राम पर आकर के मिलिए। टेलीग्राम पर भी इन्होंने मेरे नाम से, जो यूजर नेम है AJEYTALKS, उस नाम से इन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अजय टॉक्स बोल रहा हूं, और आपको एक इंस्टाग्राम का या दूसरे टेलीग्राम का एक एड्रेस दे दिया जाता है, यूजर नेम दे दिया जाता है कि वहां पर रिकवरी हो जाएगी। और जब आप वहां पहुंचते हो तो वो रिकवरी के नाम पर एक्टिवेशन कोड खरीदने के लिए आपसे पैसा मांगते हैं, और उसके बाद वो आपको ठगने के बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो किया है, तो इंस्टाग्राम में जब आप मुझे फॉलो करते हैं तो जो स्कैमर्स हैं उनको ये लगता है कि मुझे फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हुए हैं। वो क्या करते हैं कि एक ब्लाइंड मैसेज डालते हैं, मैंने सुना है कि आपके साथ जो है ठगी हो गई है, और मैं अजय की टीम का ही बंदा हूं, और अब आपसे मैं बात करना चाहता हूं, बताइए किस तरह से हम पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी मेरे ही नाम में कुछ वेरिएंट्स चेंज करके, जैसे एजे टॉक्स में $LL लगा दिया, या अंडरस्कोर लगा दिया, या डॉट लगा दिया, इस तरह से कुछ वेरिएंट चेंज करके मेरी फोटो का इस्तेमाल करते हुए तमाम सारे अकाउंट्स बने हुए हैं। तो रिकवरी प्रोसेस की सबसे पहली सीख यही है कि अगर कोई भी आपको इंटरनेट पर पैसे लेकर के पैसे रिकवर कर देने की जो है बात करता है या कोई प्रॉमिस करता है, तो वो एक झूठ है। अगेन आप वहां पर ठगे जाने वाले हो। चलिए, अब कह तो दिया हमने कि साइबर में कंप्लेन कर दें, लेकिन कैसे कर दें इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं कि आप सही ढंग से कैसे अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। कि इससे पहले कि आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट करें, आपको
साइबर कंप्लेन करनी है। साइबर कंप्लेन 3 तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है कि आप 1930 पे कॉल करें। दूसरा तरीका है कि cybercrime.gov.in पे जाकर के आप अपनी सारी डिटेल्स को दर्ज कराएं। और तीसरा तरीका है कि आप लोकल थाने में जाकर के, लोकल साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाता हूँ जो सवाल होते हैं लोगों के। 1930 पे जब आप कॉल करते हो तो आमतौर पर क्या होता है कि आपकी कंप्लेन ले तो ली जाती है, लेकिन आपको पूरा फॉर्म बाद में कंप्लीट करना पड़ता है ऑनलाइन आकर ही। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको ऑनलाइन ही बाद में प्रोसेस कंप्लीट करना है तो बजाय इसके कि आप 1930 पे कॉल करें, जो कि कई बार नहीं भी लगता है, तो आपको cybercrime.gov.in जो उनकी वेबसाइट है उसको मोबाइल ब्राउजर पर नहीं बल्कि वेब ब्राउजर पर जाकर के, यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू ही अपनी कंप्लेन फाइल करनी है। क्योंकि अगर आप मोबाइल के थ्रू करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप से ही कंप्लेंट फाइल करनी है। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि सर हमारा पेज बार बार रिफ्रेश हो जाता है। मैंने आमतौर पर सुना है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक कारण यह भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा समय लेते हैं फॉर्म को फिल करने में। पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में भी कभी कभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि SMS नहीं आता, OTP नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, बार बार प्रयास करना है। OTP आएगी, पोर्टल ठीक से काम करता है। कभी कभी रश होता होगा तो OTP नहीं आती है, तो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद दोबारा ट्राई करें, वही उसका सोल्यूशन है। लॉगिन करने के बाद जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको एक फॉर्म दिखता है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है। उस फॉर्म को फिलअप करते समय आपसे मेरा निवेदन है कि उसके पहले ही आप सारी इन्फॉर्मेशंस को अपने पास रख लें। अगर आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फील्ड्स सारी एक साथ देख लें। देखने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को हैंडी रखें, ताकि आप जब वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ चीज़ें सेलेक्ट करनी हो और इन्फॉर्मेशन फिल करनी हो। एक और बात बता देता हूं कि नीचे एक बॉक्स आता है। उस बॉक्स में आपको मिनिमम 200 वर्ड्स में अपनी बात बतानी होती है और मैक्सिमम 1500 वर्ड शायद उसमें होते हैं। तो वहां पर कई बार क्या होता है, जब आप 1930 पे कॉल करते हैं तो वो 200 से कम शब्दों में लिख करके कंप्लेंट तो फाइल कर देते हैं, लेकिन बाद में जब आप एडिट करते हो और सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो आप उसको एडिट करके उसमें डिटेल्स नहीं डालते, जिसकी वजह से सेव एंड नेक्स्ट नहीं होता और बार बार एरर देता रहता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो डेटा आपके पास पहले से हैंडी होना चाहिए, ताकि आप समय रहते ही उस कंप्लेंट को फाइल कर सकें और सेशन टाइम आउट ना हो जाए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सेशन टाइम आउट होने के बाद वो जो वेबसाइट है वो लॉग आउट हो जाती है, पेज रिफ्रेश हो जाता है और आपने अब तक जो कुछ भी वहाँ लिखा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिट जाती है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि जितने भी स्टार मार्क वाली फील्ड है उसको पूरा फिल कर लें। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लें और उसके बाद बैक आकर के वापस से सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन को टाइमली सेव कर सकें और आपको ये रिफ्रेश वाली जो प्रॉब्लम है वो ना आए। चलिए, कंप्लेंट फाइल हो गई। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है और वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाता है और साथ में SMS के थ्रू भी भेजा जाता है। आपको ईमेल पर एक PDF भी मिलती है जिसमें कि सारी जानकारी जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट करने के टाइम पर भरी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी होती है, जिसका कि आपको क्या लेना है, प्रिंट आउट लेना है। अब यहाँ बहुत सारे लोग साइबर कंप्लेंट करने में इसलिए भी हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं साइबर में कंप्लेंट कर दूंगा तो मेरे घर में पुलिस आ जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जवाब यही है कि आपके घर में कंप्लेंट करने से पुलिस नहीं आती है। आपको ही जाना पड़ेगा बार बार अपनी कंप्लेंट का स्टेटस लेने के लिए। यहाँ आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप कंप्लेंट फाइल कर रहे थे तो आपको जो एड्रेस देना है वहाँ पर, वो आपको करंट एड्रेस देना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, ताकि आपकी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट आपके जो नियरेस्ट थाने में ही भेजी जाए। अगर आपने होम टाउन का कहीं का एड्रेस डाल दिया है तो आपकी जो कंप्लेंट होगी वो भी आपके होम टाउन में ही शिफ्ट कर दी जाएगी। ऐसी गलती भी कई लोग कर चुके हैं जिन्होंने मुझे बाद में आकर के बताया है। तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया। आगे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी कंप्लेंट होती है वो पेंडिंग स्टेटस में होती है। फिर आपके पास एक और मैसेज आता है जो कि लगभग अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाना चाहिए और उस मैसेज में लिखा होता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। यानी कि पेंडिंग स्टेटस से अब उसका जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड हो जाता है। यहाँ पर भी सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जैसे ही आपके पास मैसेज आता है कि ये एक्सेप्टेड है और आप जा करके उस एक्नॉलेजमेंट नंबर का स्टेटस चेक करते हैं वेबसाइट पे, तो लिख करके आता है कि योर एक्नॉलेजमेंट नंबर इज रॉन्ग, यानी कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ही गलत है। तो ऐसा भी कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। हालांकि वो गलत नहीं होता है, कुछ समय तक, यानी कि कंप्लेंट फाइल करने से कुछ समय तक यहाँ पर स्टेटस विजिबल नहीं होता है।
आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है मुझे, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर जब मैंने चेक किया तो स्टेटस वहाँ पर डिस्प्ले करने लग गया। शुरुआत में स्टेटस पेंडिंग होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन आपके जो बैंक अकाउंट्स आपने दिए होते हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि जो ऑनलाइन जो पोर्टल होता है वो बैंक्स के द्वारा कनेक्टेड होता है। किसी भी राज्य की, किसी भी शहर की जो बैंक होती है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन पहुँचा दी जाती है। भले ही स्टेटस पेंडिंग हो, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो कंप्लेंट है वो बैंक तक पहुंचा करके उन बैंक को तुरंत जो है फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप समय रहते ही ऑनलाइन कंप्लेंट करा देते हैं तो ये आपके रिकवरी प्रोसेस के लिए एक बेहद अहम कदम होता है, क्योंकि जितनी जल्दी वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, अगर उनमें पैसे हैं तो रिकवरी प्रोसेस आसान हो जाता है। तो कंप्लेंट के एक्सेप्ट होने के बाद आपको अगला मैसेज आता है और उसमें आपको बताया जाता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो आपके नियरेस्ट ब्रांच में ट्रांसफर कर दी गई है, वो ब्रांच जिसका कि आपने एड्रेस भरते समय अपना जिक्र किया होगा। आपको एक मैसेज आता है और ईमेल भी आता है जिसमें कहा जाता है कि आपको जितने भी एविडेंस हैं, जो भी आपने प्रूफ्स एनसीआरपी के पोर्टल में अपलोड किए होते हैं, वो आपको प्रिंट आउट करके उनके पास ले जाना होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद आप असाइन किए हुए साइबर थाने पर जाते ही नहीं हैं। अगर आप असाइन किए हुए साइबर थाने पर नहीं जाते हैं तो 1-2 रिमाइंडर देने के बाद आपकी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो याद रखिए, अगर आपकी कंप्लेंट पेंडिंग स्टेटस में है या एक्सेप्टेड स्टेटस में आने के बाद में आपको पता है कि आपके कौन से थाने में ये केस असाइन किया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको उस थाने में विजिट करना है और आपको अपने जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी रिलेवेंट एविडेंस हैं आपके पास में, उनकी एक बुकलेट बनानी है, उनको प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद थाने में जाकर के अपनी स्टेटमेंट दर्ज करानी है। ये पूरी प्रक्रिया आमतौर पर रिपोर्ट करने के 2 से 3 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। हाँ, ऐसा भी कई बार देखा है कि हमने कंप्लेंट गलत फाइल कर दी है या कई डिटेल्स मिस कर दी हैं, तो हमारी जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस पेंडिंग ही रहता है। उस केस में आपको क्या करना है, देरी न करते हुए आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट साइबर थाने के बारे में पता करना है और आपको वहां जाकर के एज सुन एज पॉसिबल विजिट करना है। तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट के भरोसे मत बैठे रहें। अगर आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट ही नहीं हुई है तो आप तुरंत भागें, अपने आसपास के नियरेस्ट जो भी साइबर थाना है उसके बारे में पता करें और वहां पर पहुंच करके आपकी जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो भी वहां पर लेकर जाएं और उन्हें बताएं कि सर ये पेंडिंग स्टेटस में है और अब तक 3-4 दिन हो गए या 1 हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गया, ये पेंडिंग ही दिखा रहा है, तो आप इसका स्टेटस एक बार देख लीजिए। चलिए, अब कंप्लेंट फाइल करने को लेकर के भी 2 मत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पता है कि सिस्टम ऐसा है वैसा है, रिकवरी तो होती नहीं, तो मैं कंप्लेंट क्यों फाइल करूं। ठीक है, ये एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरीके के लोग ये होते हैं कि सर मैं कंप्लेंट फाइल तो कर दूं, लेकिन क्या रिकवरी हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है, आप क्या गारंटी लेते हैं कि इसकी जो है मुझे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो देखिए भाई साहब, मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, ना मैंने कहीं कहा कि मैं रिकवरी करवाता हूँ और ना मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट फाइल करने से आपके पैसे मिल ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये भी सच है कि अगर आप कंप्लेंट फाइल ही नहीं करेंगे तो रिकवरी के अगर कुछ भी चांसेस होंगे, मान लीजिए पार्शियल रिकवरी के भी चांसेस हैं, तो वो भी आपके हाथ से फिसल जाएंगे। अब यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको कंप्लेंट फाइल करनी है या नहीं करनी है। आमतौर पर एक बड़ा रेशियो होता है जो कि कंप्लेंट फाइल ही नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। कुछ लोग इसी सोच में रह जाते हैं कि पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी, कुछ लोग इस सोच में रह जाते हैं कि अरे सिस्टम तो बेकार है, पैसे मिलेंगे नहीं तो कंप्लेंट ही क्यों फाइल करो, और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, कुछ लोग आगे बात नहीं कर सकते, कुछ लोग अपने परिवार वालों को नहीं बताते, कुछ लोग पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो निकल कर सामने आती हैं, जो लोग मुझ तक आकर बताते हैं इंस्टाग्राम पर। इन अलग अलग कारणों की वजह से हम कंप्लेंट नहीं करना चाहते। तो देखिए, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आपको कंप्लेंट फाइल करना है या नहीं करना है। एक महानुभाव थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं सबको ये कहता हूँ कि कंप्लेंट फाइल करो। तो इससे क्या होता है, चूंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो शुरुआती पैसा दिया जाता है वो विक्टिम से द्वारा ही दिया जाता है और विक्टिम को ही दिया जाता है, यानी कि एक विक्टिम दूसरे विक्टिम को पे करता है। यानी कि मैं कंप्लेंट करूंगा तो वो विक्टिम फंस जाएगा जिसको कि वो पैसे शुरुआत के मिले होते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाले विक्टिम के 5 लाख रुपए खोए हों और उस 5 लाख में से 1000 या 2000 किसी विक्टिम को गए हों जो किसी दूसरे ग्रुप में खेल रहा था, तो क्या मैं ये कह दूं कि भैया तुम अपने 5 लाख भूल जाओ।
जस्ट बिकॉज उस 1000 के लिए किसी और के ऊपर साइबर कंप्लेंट हो जाएगी। यहां पर आपका अपना लॉजिक काम कर सकता है। 5 लाख उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो रोता हुआ मेरे पास आया है, मुझसे सलाह मांग रहा है, तो मेरे पास यही जवाब होगा। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तुम अपने 5 लाख भूल जाओ जस्ट बिकॉज वो 1-2 हज़ार रुपए किसी एक विक्टिम के थ्रू दूसरे विक्टिम को गए हैं और दूसरे विक्टिम के भी बैंक अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये कंप्लेंट नहीं भी फाइल करेगा, ये भी समझ लो आप, अगर ये कंप्लेंट नहीं भी फाइल करता है जिसके 5 लाख रुपए गए हैं, तो इसका खुद का बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, क्योंकि इसने जो पैसे रिसीव किए थे स्टार्टिंग में, चाहे वो 150 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 2000 रुपए हो, उस पर भी अगर साइबर कंप्लेंट हुई तो चाहे ये कंप्लेंट फाइल करे या ना करे, इसके ऊपर तो कार्रवाई होगी नहीं होगी। तो उस समय इसके पास क्या एविडेंस होगा? कम से कम अगर आप कंप्लेंट फाइल कर देते हैं तो आपके पास ये एविडेंस तो होगा, अगर मान लीजिए आपके ऊपर साइबर कंप्लेंट होती है तो, कि भैया देखिए मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे खुद के पैसे गए हैं, तो मैं यहां से कहीं भी इस स्थिति में नहीं हूं कि ये मैं पैसे वापस करूं, और ना ही मैं कोई स्कैमर हूं, क्योंकि मैं स्कैमर होता तो मैं इस तरह की कंप्लेंट खुद भी ना कर रहा होता। तो हमेशा कंप्लेंट करना ज़रूरी होता है। निष्कर्ष कुछ भी हो, कंप्लेंट करने से एक प्रूफ भी होता है आपके पास में कि आपने कंप्लेंट की है, यानी कि आप खुद भी विक्टिम रहे हैं, आप स्कैमर नहीं हैं। अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आप स्कैमर कंसीडर कर लिया जाएंगे। ठीक है, तो ये जवाब उन भाई साहब को है जो गाली गलौज के साथ में एक दिन कमेंट लिख रहे थे कि तुम इंस्टाग्राम पे लोगों को बुला करके क्या कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि जाओ कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई साहब ये बात सबके लिए है, उसके लिए भी है जिसने रिसीव किया है, उसके लिए भी है जिसने खोया है, दोनों के लिए ही अगर कंप्लेंट फाइल होती है। ज़रूरी नहीं है, पुलिस वाले देखते हैं कि भाई इसको पैसे मिले थे, क्यों मिले थे, इसने कंप्लेंट फाइल की है, इसने ऐसा गेम खेला था, इसके साथ ऐसा ट्रिक हुआ है, तो क्या पुलिस उससे पैसे मांगेगी? उसको एनओसी मिल जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन गुमराह मत करो किसी को। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपके सवाल का भी जवाब दे दिया मैंने। अगला जो मोस्ट कॉमन सवाल ये होता है कि एक मैसेज आता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि इतना पैसा होल्ड पर डाल दिया गया है आपकी कंप्लेंट के अगेंस्ट में। ये क्या है, इसके बारे में लोग पूछते हैं, और इसके आगे क्या करना है, इस पैसे को कैसे हासिल करना है, इसके बारे में आमतौर पर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है, सबसे पहले साइबर सेल ये देखता है कि उस बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर मान लीजिए उस बैंक अकाउंट में आपने 5 लाख रुपए डाले हैं, ठीक है, और स्कैमर के उस अकाउंट में कुछ पैसे रिकवर हो गए, मान लीजिए 50,000 हो गए या 1 लाख हो गए, तो आपको एक मैसेज आता है कि इस अकाउंट में इतने पैसे फ्रीज किए गए हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आप तक पहुंचता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से संपर्क करना है, उससे पूछना है कि सर मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि एक निश्चित समय तक, जो कि लगभग 2 महीने की प्रक्रिया बताई जाती है, साइबर सेल वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि जितने भी बैंक अकाउंट इसमें संलिप्त हैं, उन सारे बैंक अकाउंट को टाइमली फ्रीज किया जाता है और उन बैंक से उनकी केवाईसी और उनका स्टेटमेंट मंगवाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बैंक क्या करती है, जैसे ही उनको ये आदेश आता है कि इसका स्टेटमेंट और केवाईसी देनी है, तो वो अपने कस्टमर से कहती है कि आप अपना केवाईसी लेकर आइए और आकर के हमको दीजिए, ताकि हम साइबर क्राइम में जाकर के दे सकें। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कस्टमर है, क्योंकि वो फेक अकाउंट है, अब कोई कस्टमर तो वहां है नहीं, ना तो वो बैंक के पास आएगा, और तब तक बैंक का एक जो टाइम होता है, यानी कि 30-35 दिन का टाइम होता है, जो कि वो कस्टमर को देती है कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको अपना केवाईसी यहाँ आके जमा करना है और बताना है कि ये जो साइबर कंप्लेंट आपके अगेंस्ट हुई है वो क्यों हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये फेक अकाउंट्स खुले हुए थे, ये फर्जी अकाउंट्स खुले हुए थे, जिस भी डॉक्यूमेंट के आधार पर खुले हुए थे, वो लोग तो वहां प्रेजेंट होंगे नहीं, और ना ही वो केवाईसी देंगे, और केवाईसी नहीं देंगे तो मामला लेट होता चला जाता है। यानी कि बैंकों के पास भी 30 दिन 40 दिन जो भी समय उनको मिला होता है, जो भी उन्होंने कस्टमर को दिया होता है, उस समय तक जब कोई कम्युनिकेशन नहीं आती, तो बैंक क्या करती है, बैंक लेटर भेजती है, लेटर का भी जवाब नहीं आता है, तब जाकर के वो साइबर सेल को बोलती है कि भैया जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर साइबर सेल वालों का कोऑर्डिनेशन बैंक के साथ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में ये सारी बैंकें स्थित होती हैं, अलग अलग राज्यों में शाखाएं होती हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन लेने में समय लगता है, और हमको लगता है कि साइबर वाले काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ना भी कर रहे हो, क्योंकि उनके पास बर्डन ज्यादा हो। तो आपका जो होल्ड का मैसेज आया है, अगर आपके पास होल्ड का मैसेज आया है, तो उम्मीदें हैं कि आपको उतना पैसा तो कम से कम रिकवर हो ही सकता है, प्रोवाइडेड उन बैंक अकाउंट्स में पैसे हों। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था और आपको
1 लाख, 2 लाख या 3 लाख का मैसेज आ गया कि इतना पैसा इन बैंक अकाउंट्स में होल्ड है, तो इसके आगे आपको क्या करना है? इसके आगे आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाना है, उनसे पूछना है कि सर अब हम एफआईआर कब करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है एफआईआर नहीं दर्ज कराई जाती है, ये नियम होता है। तो साइबर वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, वो भी साइबर वाले ही कराते हैं। एफआईआर में सारी चीजों का वर्णन होता है कि इस तरह से घटना रिपोर्ट हुई और जांच में पाया गया कि ये बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व थे और इन बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे रिकवर हुए हैं। तो साइबर सेल की जांच और एफआईआर के आधार पर आपको एक कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता है, यानी कि न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है कि भैया इन बैंकों में ये जो पैसा फंसा हुआ है वो मेरा पैसा है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर भी ये दिखाया जा चुका है कि ये मेरा पैसा है, तो मुझे इस बैंक से, इस खाते से इतने पैसे दिलवाए जाएं। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने ही ये पैसे जो है रिकवर करने के लिए वकील हायर किया, क्योंकि वहां पर आपको लॉयर लेना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार पुलिस वाले ही जो है वो वकील हायर करके देते हैं, उस केस में आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। ऐसा कई स्टेट में हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, जहां पर ये जो साइबर पुलिस वाले होते हैं यही लोग जो है केस रजिस्टर करते हैं, यही लोग आगे वकील हायर करते हैं, आपको कोर्ट ऑर्डर ला कर देते हैं और उसके ही बिहाफ पर आपको बैंक से पैसे मिल जाते हैं और आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है। लॉयर जो होता है वो ही आपके बिहाफ में कोर्ट से जाकर के कोर्ट ऑर्डर लेकर के आता है। अब यहाँ पे भी तमाम सवाल उठ सकते हैं कि सर लॉयर कितनी फीस लेगा? अब जो लॉयर होते हैं वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य, कस्बे, शहर, सब अलग अलग रेट होता है, बट अमूमन 10% के आसपास का रेट चलता है, यानी कि जो रिकवरी अमाउंट है उसका 10% जो है वो वकील लेते हैं। मैं कोई फिक्स रेट नहीं बता रहा हूं, हो सकता है इससे कम भी लेते हो सकता है इससे ज्यादा भी लेते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने इर्द गिर्द ढूंढना है कि आपके आसपास ही कोई वकील आपको मिल जाए, और खासकर ऐसा वकील जिसको कि साइबर की नॉलेज हो। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, शुरू से ही जब आप थाने जाएं, साइबर पुलिस स्टेशन जाएं, बैंक जाएं या वकील के पास जाएं, सभी लोग एक डिनायल मोड में होते हैं। सभी लोग ये कहते हैं अरे कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं तुम लोग जो है बैटिंग करते हो, पैसा लगाते हो, हार जाते हो तो कंप्लेन करने आ जाते हो। इस तरह की नकारात्मक बातों को उठा करके साइड में रखिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करना सीखिए। आपको क्या करना है, आपको सही वकील चुनना है जो कि आपके लिए एक सकारात्मक अप्रोच के साथ में साइबर क्राइम की उस रिपोर्ट और एफआईआर के जरिए कोर्ट से एक ऑर्डर लेकर के आए कि ये पैसा आपका है और आपको दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक फीस होती है, वो फीस आपको वकील को देनी पड़ती है। अब अगला सवाल होगा कि भैया कितने दिन में ऑर्डर मिल जाता है? कुछ लोगों को 2 दिन में भी मिला है, कुछ लोगों को 15 दिन में भी मिला है और कुछ लोगों को नहीं भी मिला है, ये भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि आपका केस किस तरह से प्रेजेंट किया गया है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको कोर्ट ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट ऑर्डर लेने से पहले, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर की प्रक्रिया और वकील हायर करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस मैसेज पे डिपेंडेंट नहीं रहना जो आपको आया था कि इतने पैसे इसमें होल्ड है। आपको बैंक से स्टेटमेंट भी दिलवाना है इससे पहले कि आप कोर्ट ऑर्डर में जाके पैसा खर्च करें, इससे पहले कि आप वकील हायर करने के लिए पैसा खर्च करें। आप बैंक से ये जरूर चेक करा लें कि भैया इसमें पैसे बचे भी हैं या नहीं बचे हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि मान लीजिए कि उस बैंक अकाउंट से टोटल 1 करोड़ रुपए की रोटेशन हुई हो, आपका पैसा गया है 5 लाख रुपए, आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों का पैसा गया होगा। आपके पहले अगर किसी ने कोर्ट ऑर्डर ले लिया और उस अकाउंट में सिर्फ 5 लाख ही बचे थे, बाकी का पैसा रोटेशन के थ्रू निकल चुका था। अब वो जो 5 लाख रुपए उसमें होल्ड है उसके कई देनदारियां हो सकती हैं। हो सकता है आप भी दावेदारी कर रहे हो सकता है आपके जैसे और भी विक्टिम किसी और स्टेट से दावेदारी कर रहे हो सकता है आपसे पहले ही कोई कोर्ट ऑर्डर लेकर बैठा हो। तो आपसे पहले ही अगर कोई कोर्ट ऑर्डर लेकर के बैठा है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही आमतौर पर ये पैसे दिए जाते हैं। अब बैंक अकाउंट में रिकवर हुए 5 लाख रुपए, लेकिन दावेदार कितने हैं? दावेदार मान लीजिए 20 लाख रुपए के हैं, तो बैंक किसको पैसा देगी? किसके कोर्ट के आदेश की अवमानना करेगी? तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आमतौर पर क्या होता है, क्योंकि बैंक को तो पता नहीं है, तो आपसे पहले ही कोई कोर्ट ऑर्डर लेकर पहुंचा, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाई, एफआईआर कॉपी दिखाई और साथ में ही कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि भैया ये पैसे इनको दिए जाएं, और वो पैसा वहां से निकल जाता है। फिर जब आप कोर्ट ऑर्डर लेके पहुंचते हो तो पैसा उस बैंक अकाउंट में नहीं बचा होता, यानी कि आपको शुरुआत में जो एसएमएस आया था हो सकता है कि वो पैसा बाद में हो ही ना, आपके पहले ही किसी ने ले लिया हो। तो इसलिए वकील के ऊपर खर्च करने से पहले
आपको ये पता करना पड़ेगा अपने सोर्सेज से या फिर थानेदार से ही पता करना पड़ेगा, यानी कि आईओ से ही पता करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपको तो मिलेगी नहीं, स्टेटमेंट आईओ को ही मिलेगी। आईओ अगर आपकी हेल्प कर रहा है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी हेल्प कर रहा है, तो यकीनन इन पैसों को रिकवर करने में पूरी मदद मिलती है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही डिनायल मोड पे हो, जैसा कि मैंने बताया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के पैसों को रिकवर कर पाना, बावजूद इसके कि आपको पैसा वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ तमाम सवाल ये भी हैं कि सर सारी प्रक्रिया मैंने कर ली, मुझे कोर्ट ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन कितने समय में मुझे पैसा मिलेगा, बैंक मुझे पैसा नहीं दे रही। इसका भी कोई सही समय नहीं है। किसी ने 15 दिन में दिया है, किसी ने 2 महीने में दिया है, किसी ने 6 महीने में दिया है। अभी एक भाई साहब थे, उनके 7 लाख रुपए का लॉस हुआ था, उनका 3.5 लाख रुपए की रिकवरी दिखाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने कोर्ट ऑर्डर ले लिया, 1,40,000 उनको चले गए, तो इनकी रिकवरी कुछ 2-2.5 लाख रुपए की हुई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिकवरियां नहीं हो रही हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इस पूरे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। चलिए, तो ये प्रक्रिया तो वो थी जिसमें कि आपके पास एक होल्ड का मैसेज आता है, जहां आपको बताया जाता है कि आपके इतने पैसे होल्ड पर हैं। तब क्या होता है जब आपके पास कोई होल्ड का मैसेज नहीं आया, यानी कि आपके जो पैसे गए हैं जिन अकाउंट्स में, उन अकाउंट्स में पैसे ही नहीं हैं, उस केस में क्या किया जाता है? तो उस केस में क्या होता है, आपको कुछ भी रिकवर नहीं होता है। एक समय के बाद जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है साइबर क्राइम वालों की, तो वो एफआईआर की दहलीज तक पहुंचती ही नहीं है, यानी कि साइबर सेल में ही उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि भैया अब आगे इसमें कोई कार्रवाई संभव नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये सब बड़े आइडियल सिचुएशन में था, यानी कि आपके पास मैसेज आया, आप आईओ के पास गए, आईओ ने आपकी हेल्प की, आपको वकील मिल गया, आपने कोर्ट ऑर्डर ले लिया, कोर्ट ऑर्डर की शर्त के हिसाब से बैंक ने आपको पैसा दे दिया। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा था, ये बड़ा आइडियल सिचुएशन में हो रहा था। लेकिन तब क्या हो अगर आपको सिस्टम की उदासीनता देखने को मिले, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपका सपोर्ट ना करे, या वो बैंक जहां पर आपका पैसा गया है वो बैंक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी कि कई बार आप ऐसा होता है कि आप फॉलोअप लेने जा रहे हैं और आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे कहता है कि जिस बैंक में आपके पैसे गए हैं वो बैंक हमें जवाब ही नहीं दे रही है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मेरी ऐसी कंप्लेंट है और इस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो अगर आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप ऊंचे अधिकारियों से बात कर सकते हैं। आप cybercrime.gov.in पर नोडल ऑफिसर या ग्रेवियांस ऑफिसर के ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए हैं, वहां पर भी आप उनकी शिकायत कर सकते हैं कि मेरी जो कंप्लेंट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। और हाँ, एक बात और बता देता हूं कि आप सीधे आरबीआई ओम्बड्समैन के पास नहीं पहुंच जाइए। ऐसा नहीं है कि बैंक तक पहुंचने से पहले, बैंक से कोई पत्राचार करने से पहले आप सीधे आरबीआई के पास पहुंच जाए, क्योंकि आरबीआई इस तरह की कंप्लेंट्स को जो है एंटरटेन नहीं करता। वो कहता है कि सबसे पहले आप उस ब्रांच को लिखें, उस ब्रांच से अपनी समस्या का समाधान लें, उसके बाद हम पर आए। अगर वो ब्रांच आपको सहयोग नहीं कर रही है या कोई बैंक आपको सहयोग नहीं कर रही है, उस केस में ही आपको आरबीआई के लोकपाल के पास जाना है। हाँ, कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस तरह के मामलों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी कुछ ऊपरी कमाई नहीं हो रही होती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आप सहयोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको अपना काम निकलवाना है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप रिश्वतखोरी में शामिल होइए, किसी को पैसे दीजिए। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप ग्रेवियांस ऑफिसर या फिर नोडल ऑफिसर को इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपकी कंप्लेंट पर त्वरित कार्रवाई हो सके। अब अगर पूरे सिस्टम में ही पैसा नहीं है, पूरी चेन में ही पैसा नहीं है, पैसे निकाल लिए गए, चाहे कैश विड्रॉल के थ्रू हो, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लिया गया हो, तो आखिरी में आपको पैसे नहीं मिलते हैं और आपको सॉरी बोल करके आपकी कंप्लेंट, जैसा कि मैंने बताया, वो क्लोज कर दी जाती है और आपको एक पैसे की भी रिकवरी नहीं होती है। चलिए, अब हम बैंक की भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी बैंक आपको कैसे सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। आमतौर पर क्या होता है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, आपके साथ फ्रॉड होता है, चीट होता है, आप बैंक तक पहुंचते हैं, बैंक को बताते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो बैंक क्या करती है, वहां पर आपकी कंप्लेंट ले लेती है, वो भी अननोन ट्रांजैक्शन के नाम पर, यानी कि आपने अनजान व्यक्ति को पैसे दे दिए हैं, इस तरह की कंप्लेंट ली जाती है। और इस तरह की कंप्लेंट लेने के बाद आपके खाते में एक शैडो अमाउंट दिखाया जाता है,
पूरी कंप्लेंट मान लीजिए 5 लाख रुपए की है, तो ऐसा दिखाया जाता है कि 5 लाख रुपए का शेडो अमाउंट आपके खाते में डाल दिया गया है, यानी कि वो अमाउंट जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पर वो आपके अकाउंट में दिखता रहता है। अब अगले 30-35 दिन तक, जब तक कि बैंक इन्वेस्टिगेट करती है, तब तक वो शेडो अमाउंट एक उम्मीद की किरण की तरह आपके अकाउंट में दिखता रहता है और आपको ऐसा लगता है कि ये पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। बट इस तरह की कोई भी कंप्लेंट में ज्यादातर मौकों पर मैंने देखा है कि शेडो अमाउंट कभी भी आपके खाते में नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है कि बैंक ने जो रिक्वेस्ट डाली होती है वो फ्रॉड की नहीं डाली होती है, वो रॉन्ग ट्रांजैक्शन की डाली होती है, यानी कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है। ऑब्वियसली जिसके खाते में पैसे दिए हैं, जिसके खाते में पैसे गए हैं, वो कभी नहीं बोलेगा कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो तो स्कैमर है, वो जवाब ही देने नहीं आएगा। और जब जवाब देने नहीं आएगा तो ये कंप्लेंट बैंक के फेवर में क्लोज होगी, आपके फेवर में नहीं। और अगर आपके फेवर में बैंक की कंप्लेंट क्लोज नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि बैंक के द्वारा दिया गया वो शेडो अमाउंट है वो पूरी तरह से माइनस कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में वो जो शेडो अमाउंट दिख रहा था, जिसकी कि आपको उम्मीद थी कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग बैंक के शेडो अमाउंट के चक्कर में साइबर में कंप्लेंट नहीं करते, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको बैंक में अगर कंप्लेंट करनी है तो आपको फ्रॉड की कंप्लेंट करनी है, आपको ये कन्विंस करना है कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इसमें फ्रॉड की कंप्लेंट लीजिए। अगर फ्रॉड की कंप्लेंट नहीं है तो सिर्फ पैसे वापस लेने के लिए जो ये प्रक्रिया दिखाते हैं कि अननोन ट्रांजैक्शन हो गई, उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये शेडो अमाउंट बाद में वापस चला जाता है और ये कभी भी आपके खाते में नहीं आता है। इसलिए बैंक में रिपोर्ट करते समय आप सबसे पहला काम रिटन कम्युनिकेशन कीजिए और उनके कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए। और उसका कारण ये है कि रिटन कम्युनिकेशन और कॉल पर जो आप बात करते हैं वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और वहां पर आपको कन्विंस करना है कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हैं, ये फ्रॉड खाते हैं, आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है, आपके साथ एक स्कैम हुआ है। क्योंकि फ्रॉड और स्कैम जो होता है उसकी डेफिनेशन आपको तब तक नहीं पता होती जब तक ये प्रक्रिया चल रही होती है। आमतौर पर बैंक पल्ला झाड़ लेती है कि आपने खुद से ट्रांजैक्शन की है वगैरह वगैरह। ठीक है, खुद से ट्रांजैक्शन की है, लेकिन क्या वो बैंक जिम्मेदार नहीं है जिस बैंक में वो पैसे गए हैं? क्या वो बैंक का वो खाता धारक जिसने खाता खोला है वो जिम्मेदार नहीं है? क्या इन सब के अलावा भी कुछ किया जा सकता है? इन सब के अलावा अगर कोई संस्था काम नहीं कर रही है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इनमें से कोई संस्था काम नहीं कर रही है तो पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल्स होते हैं, पीजी पोर्टल्स होते हैं, जिनमें भी आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और इन संस्था के खिलाफ में कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरी जांच ठीक से नहीं हो रही है, मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट दी थी, या ये बैंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, या फिर ये पुलिस अधिकारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली वहां डालेंगे, कंप्लेंट आपको साइबर सेल के थ्रू ही डालनी है। लेकिन अगर जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा है, अगर आपकी जांच ही नहीं हो रही है, अगर आपकी चीजें रुकी हुई हैं, तब आप इस तरह का कदम भी उठा सकते हैं कि पीजी पोर्टल में भी जाकर के आप अपने ग्रीवेंस को दर्ज करा सकते हैं। साथ में आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ। यहाँ पर जाकर के भी आप अपनी जो भी ये प्रॉब्लम है उनको खुलेआम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को टैग कर सकते हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर्स को टैग कर सकते हैं, नोडल ऑफिसर्स को टैग कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हो, नेताओं को भी आप टैग कर सकते हैं, मंत्रियों को भी आप टैग कर सकते हैं। शायद कहीं से कोई रिस्पॉन्स निकल करके आ जाए। हालांकि अब तक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, कई लोगों ने ऐसा किया है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, तो हिम्मत मत हारिए, अंत तक अपना पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि आपके पैसों की रिकवरी हो सके। लड़ाई लंबी है, जानता हूं, आप में से हो सकता है बहुत लोगों को ये सब सुनकर डर भी लग रहा हो कि भैया इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि हम कुछ ना करें। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपकी कंप्लेंट 2000, 5000, 10,000 की है, कंप्लेंट डाल दीजिए, 1-2 बार फॉलोअप ले लीजिए। अगर किस्मत में होगा, उन खातों में पैसा होगा, निकलना होगा तो निकल जाएगा। आपका मेहनत का पैसा है, आपको अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। समय लगेगा, मैंने जैसा बताया, समय लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी लग सकता है। 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, कई लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। अगेन, डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रक्रिया पूरी पता होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस रास्ते पर निकले हैं उस रास्ते में आपको क्या क्या व्यवधान मिल सकता है या आपको क्या क्या करना है। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी तो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बस यही उद्देश्य है इस पूरे वीडियो का। और आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है, सर मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं अभी भी ग्रुप में एक्टिव हूं, क्या हम इनको पकड़ सकते हैं? अगर मैं अभी पुलिस के पास जाऊं या आप पुलिस के पास जाएं तो इनको हम अभी पकड़ सकते हैं क्योंकि मैं वहां पर एक्टिव हूं।
तो मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से मैं यही कर रहा हूँ। 2-3 हज़ार लोगों से ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, जवाब दे चुका हूँ, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम जगह, यूट्यूब के कमेंट्स पर, तमाम जगह मैं जवाब दे चुका हूँ लोगों को कि जितने भी लोग हैं ये बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ा जाना मुश्किल काम होता है। इस वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं समय समय पर आपको अवेयरनेस वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम सारे सवाल जो आप मुझसे इंस्टाग्राम में एक्सपेक्ट करते हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैंने यहाँ दे दिया होगा। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल बनता है, कोई भी अगर डाउट है, तो आप मुझसे पूछिए। मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर ही जवाब दे पाऊंगा। मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूं। रिकवरी का प्रोसीजर इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अभी भी आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।